नमस्कार, पेरिसाइक्लिक प्रतिक्रियाओं और कार्बनिक प्रकाश रसायन पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। यह मॉड्यूल संख्या 29 है। ఇది అన్ని పరిస్థితులలో ఒకేలా ఉండాలని కాదు. दो महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं जिनसे हमें इस विशेष मॉड्यूल में गुजरना है। एक को डाइपीमेथिन पुनर्व्यवस्था कहा जाता है, दूसरे को पैटर्नो-बुच्ची प्रतिक्रिया कहा जाता है। बुच्ची अभिक्रिया के प्रतिमान पर हम थोड़ी देर बाद विचार करेंगे। सबसे पहले हम डाइपीमीथेन पुनर्व्यवस्था पर विचार करेंगे। डाइपीमेथेन पुनर्व्यवस्था एक परिवर्तन है जिसकी जांच जिमरमैन द्वारा की जाती है। तो इस पुनर्व्यवस्था को कभी कभी जिमरमैन की प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। यह एक 1,4 डाइन का परिवर्तन है। यदि आप इस लाइन पर विचार करते हैं तो यह एक 4 पेंटाडाइन 1, 2, 3, 4, 5 है। तो यह एक 2, 3, 4, 1, 4 डाइन है। यह एक 4 पेंटाडाइन है जो हमारे पास है। फोटोकेमिकल उत्तेजना के तहत एक 4 पेंटाडाइन विनाइल साइक्लोप्रोपेन में परिवर्तन से गुजरता है। तो यह विनाइल साइक्लोप्रोपेन है जो बनता है एक औपचारिक 1,2 पाई द्वारा, जिसे डी पाई मीथेन पुनर्व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यह पाई होना चाहिए, पी नहीं। डाई मीथेन पुनर्व्यवस्था हमारे पास है। तो तंत्र सरल तरीके से हम दिखा सकते हैं कि यह यहाँ एक बंधन का प्रवास है, यहाँ एक 3 सदस्यीय वलय बनाता है। इसके बाद इस कार्बन कार्बन बंधन का इस विशेष कार्बन पर प्रवास होता है, उदाहरण के लिए, जिसके परिणामस्वरूप एक विनाइल साइक्लोप्रोपेन प्रकार का व्युत्पन्न बनता है। इस तंत्र को यहाँ अधिक स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। पाई से पाई तारा उत्तेजना अनिवार्य रूप से एक उत्तेजित राज्य प्रजाति के गठन में परिणाम देती है, जो एक डिराडिकल प्रजाति है। एक 4 डाइन की निकटता के कारण डिराडिकल प्रजाति रिंग क्लोजिंग प्रतिक्रिया से गुजरती है। इस 3 स्थिति में इस भारी प्रतिस्थापन का होना इन दोनों के बीच परस्पर क्रिया लाने में मदद करता है। यही कारण है कि डाइपीमेथेन पुनर्व्यवस्था हमेशा यहाँ प्रतिस्थापन के साथ की जाती है, या तो डाइमेथाइल प्रतिस्थापन या डाइफिनाइल प्रतिस्थापन, जैसा भी मामला हो सकता है, केवल इन 2 दोहरे बंधनों की निकटता को कक्षीय अंतःक्रिया के लिए एक साथ लाने के लिए। इसलिए अनिवार्य रूप से एक बार डिराडिकल अवस्था बनने के बाद यह एक और डिराडिकल मध्यवर्ती बनाने के लिए यहाँ पर रिंग समापन प्रतिक्रिया से गुजरता है। यह डिराडिकल मध्यवर्ती अब एक बंधन दरार से गुजर सकता है। साइक्लोप्रोपेन बंधन दरार 1 और 1, 3 डिराडिकल प्रजातियों का उत्पादन कर सकता है और यहाँ एक दोहरा बंधन होगा। 1, 3 डिराडिकल साइक्लोप्रोपेन बनाने के लिए पुनर्संयोजित होते हैं। ఇందులోని ప్రతి భాగం ముఖ్యమైనది. यह पता चलता है कि एसाइक्लिक एल्कीन और एरिल एल्कीन जो एसाइक्लिक एल्कीन का हिस्सा हैं, इस द्विमीथेन पुनर्व्यवस्था से बहुत कुशलता से गुजरते हैं, जो एकलोत्तेजित अवस्था से होती है, जो पाई से पाई तारा अवस्था है। जबकि कठोर चक्रीय एल्कीन और एरिल एल्कीन, जो चक्रीय एल्कीन का हिस्सा हैं, त्रिगुणित पाई पाई तारा अवस्था से इस प्रतिक्रिया से कुशलता से गुजरते हैं। याद रखें कि ट्रिपल पाई पाई स्टार अवस्था को ट्रिपल सेंसिटाइजर द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष उत्तेजना हमेशा एल्कीन के मामले में एकल पाई से पाई स्टार उत्तेजित स्थिति देती है। इसलिए जब प्रतिक्रिया संवेदीकरण स्थिति के तहत की जाती है, तो कोई भी ट्रिपल स्थिति तक पहुंच सकता है, जिससे कठोर चक्रीय एल्कीन कुशल प्रतिक्रिया से गुजरते हैं, जो कि डाइपीमीथेन पुनर्व्यवस्था है। असम्मित रूप से प्रतिस्थापित व्युत्पन्न की द्विमीथेन पुनर्व्यवस्था, इसमें असंगत क्या है? ద్రవ నీరు గాలిలోకి ఆవిరైపోతుందని మీరు పరిగణించినట్లయితే అది బహుళ భాగాల వ్యవస్థగా మారుతుంది. ఎందుకంటే केवल एक उत्पाद बनता है, जो कि यह विशेष उत्पाद है। अन्य संभावित उत्पाद हो सकता है, जहां आपके पास यहां डाइमेथाइल समूह है और यहां डाइफिनाइल समूह है, जो इस विशेष प्रतिक्रिया में नहीं बनता है। इसका कारण यह है कि एक बार डिराडिकल बनने के बाद इस बंधन या इस बंधन का विच्छेद प्रतिक्रिया को आगे ले जाता है। इस बंधन को चुनिंदा रूप से इस कारण से अलग किया जाता है कि जो रेडिकल उत्पन्न होता है वह अत्यधिक स्थिर रेडिकल होता है। यह एक डाइफिनाइल मिथाइल रेडिकल है और यह एक आइसोप्रोपिल प्रकार का रेडिकल, तृतीयक ब्यूटाइल प्रकार का रेडिकल है। दूसरी ओर, यदि आप इस कार्बन कार्बन बंधन को तोड़ते हैं, जो कि अन्य साइक्लोप्रोपाइल बंधन है, तो आप यहां डाइमिथाइल प्रतिस्थापित मिथाइल रेडिकल के साथ समाप्त हो जाएंगे। इसी तरह डाइमिथाइल प्रतिस्थापित मिथाइल रेडिकल, इस रेडिकल में फिनाइल प्रतिस्थापित कार्बन पर रेडिकल केंद्र नहीं होता है, तो यह रेडिकल की तुलना में बहुत कम होगा, जो डाइफिनाइल मिथाइल कार्बन द्वारा उत्पादित होता है, जो कि यह विशेष कार्बन है। మరియు ఈ ప్రత్యేక కోర్సులో మనం పరిగణించబోయే 3 దశలు ఇవి మాత్రమే. अन्य उत्पाद जहां आपके पास साइक्लोप्रोपाइल में टेट्रामिथाइल और ओलेफिनिक डबल बॉन्ड में डाइफिनाइल है, यहां इस मामले की तुलना में इस विशेष मामले में मध्यवर्ती की स्थिरता बहुत मजबूत होने के कारण नहीं बनता है। यहां एक द्विमीथेन पुनर्व्यवस्था का एक और उदाहरण है, जहां दोहरे बंधन में से एक एनोन का हिस्सा है।
एक विनाइल साइक्लोप्रोपेन देने के लिए एनोन अनिवार्य रूप से एक रेडियो सेलेक्टिव तरीके से एक डाइपीमीथेन पुनर्व्यवस्था से गुजरता है, जहां दोहरा बंधन अभी भी कार्बोनिल कार्यात्मक समूह के साथ संयुग्मन में है। तो अनिवार्य रूप से यह इस विशेष बंधन का स्थानांतरण है, जिसके बाद इस बंधन को यहां पर स्थानांतरित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप साइक्लोप्रोपाइल व्युत्पन्न का निर्माण होता है। अब यह अनिवार्य रूप से इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए है कि त्रिक अवस्था की तुलना में एसाइक्लिक डाइन एकल अवस्था के तहत अधिक कुशलता से आइसोमेराइज होते हैं। यदि हम इस अणु को लेते हैं तो यह ई है, यह इस अणु का जेड आइसोमर है, यह अणु का सिस आइसोमर है। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के तहत पाई स्टार सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट प्रत्यक्ष विकिरण के कारण जो यहां इन दोहरे बंधनों द्वारा अवशोषित किया जाता है, अनिवार्य रूप से एक डाइपीमीथेन पुनर्व्यवस्था हो रही है और कोई सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन नहीं हो रहा है। ముందుగా విలక్షణమైన పిటి రేఖాచిత్రాన్ని చూద్దాం. दूसरी ओर यदि एक सेंसिटाइजर का उपयोग किया जाता है तो एक ट्रिपल सेंसिटाइजर का उपयोग किया जाता है, मुख्य रूप से सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन होता है। ट्रांस आइसोमर भी, यदि आप शुद्ध ट्रांस आइसोमर लेते हैं और एक संवेदीकरण, क्षमा करें, प्रत्यक्ष फोटोलिसिस करते हैं, तो प्रतिक्रिया एक एकल उत्तेजित अवस्था के माध्यम से आगे बढ़ती है। उन स्थितियों में ट्रांस डबल बॉन्ड एक ट्रांस डबल बॉन्ड के रूप में रहता है। फिर भी अणु डाइपीमेथेन पुनर्व्यवस्था से गुजरा है। फिर से अणुओं की असममित प्रकृति के कारण बहुत ही रिड्यूस सिलेक्टिव डाइपीमीथेन पुनर्व्यवस्था हो रही है। तो ट्रिपल सेंसिटाइजर केवल सिस्टर्न आइसोमेराइजेशन को बढ़ावा दे सकता है, जबकि एकल अवस्था, जो अणु के प्रत्यक्ष फोटोलिसिस द्वारा प्राप्त की जाती है, डाइपीमेथेन पुनर्व्यवस्था को बढ़ावा देगी, क्योंकि यह इस तरह का एक एसाइक्लिक डाइन है। ఈ రేఖకు అడ్డంగా यह एक ट्रिपल सेंसिटाइजर है जो डाइपीमीथेन पुनर्व्यवस्था को बढ़ावा देता है। हम 1 मिनट में डाइपीमीथेन पुनर्व्यवस्था के तंत्र पर आएंगे। मानो या न मानो, यह एक डाइपीमीथेन प्रणाली है। आप यहां देख सकते हैं, यह एक 4 डाइन है जो हमारे यहां है। पेंटाडाइन वह है जो हमारे पास है, जहां डाइन भाग वास्तव में यहां एक सुगंधित वलय प्रणाली का हिस्सा है। तो यह एक हेक्स पेंटा 2-4 डाइन है जो हमारे पास इस विशेष प्रणाली में है, जो डाइपीमीथेन पुनर्व्यवस्था और संवेदनशील स्थिति से गुजरता है, क्योंकि यह एक चक्रीय प्रणाली है जो डाइपीमीथेन पुनर्व्यवस्था से गुजर रही है, न कि एक एसाइक्लिक प्रणाली। दूसरी ओर प्रत्यक्ष फोटोलिसिस इस विशेष बंधन का सरल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग देता है। याद रखें, यह भी साइक्लोहेक्साडीन है। यह हेक्साट्रीन अणु देने के लिए इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन से गुजर सकता है, जो कि यह विशेष अणु है। तो इस प्रतिक्रिया का तंत्र क्या है? बस कहानी को पूरा करने के लिए, यह एकल अवस्था है जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन के लिए जिम्मेदार है। यह एक त्रिक पाई तारा अवस्था है जो डिपाई मीथेन पुनर्व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। यदि हम इसे दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो ट्रिपल संवेदीकृत रिंग का उद्घाटन अक्षम है, क्योंकि ट्रिपल संवेदीकृत अवस्था की स्थितियों में केवल यह प्रतिक्रिया आगे बढ़ती है, यह प्रतिक्रिया आगे नहीं बढ़ती है। तो यह ट्रिपल अवस्था के माध्यम से अक्षम है, जबकि द्विमीथेन पुनर्व्यवस्था एकल उत्तेजित अवस्था के माध्यम से अक्षम है। तो प्रत्यक्ष फोटोलिसिस केवल यह उत्पन्न करेगा और यह नहीं। बस इस बात पर जोर देने के लिए यह लाल रंग में दिया गया है। आइसोमेराइजेशन के तंत्र को यहां बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यह दोहरा बंधन है जो डाइपीमीथेन पुनर्व्यवस्था में भाग ले रहा है। शुरू में ओलेफिन से एक डिराडिकल का उत्पादन किया जाता है, फिर रिंग बंद करने की प्रतिक्रिया होती है, जिससे इस प्रक्रिया का एक 4 डिराडिकल, क्षमा करें, एक 5 डिराडिकल उत्पन्न होता है। फिर साइक्लोप्रोपाइल बॉन्ड सुगंधित यौगिक का उत्पादन करने के लिए दरार से गुजरता है। फिनाइल वलय पुनः उत्पन्न होता है। ఇది మీరు ఇప్పటికే చూసి ఉంటారు. साइक्लोप्रोपाइल व्युत्पन्न देने के लिए एक 3 डिराडिकल फिर से बंद होने वाली प्रतिक्रिया से गुजरता है। तो आपको विनाइल साइक्लोप्रोपेन मिलता है, जो एक डाइपीमीथेन पुनर्व्यवस्थित उत्पाद है। तो इस विशेष उदाहरण में डाइपीमीथेन प्रणाली का हिस्सा ही सुगंधित प्रणाली है। यह अस्थायी रूप से अपनी सुगंध खो देता है और डाइपीमेथेन के दौरान अपनी सुगंध फिर से प्राप्त करता है। इस अणु को बेरिलीन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह एक बैरल की तरह दिखता है। यदि आप इस पेंटाडाइन या इस पेंटाडाइन या इस पेंटाडाइन को देखते हैं तो यह वास्तव में एक डाइपीमेथेन प्रणाली है। तो यह समरूपता का एक 3 गुना अक्ष है और ये पाई बंधन अनिवार्य रूप से प्रकाश संवेदनशील स्थिति के तहत यह अर्ध बुलबुला देने के लिए फोटो आइसोमेराइजेशन से गुजरता है। इसलिए जब एक संवेदी का उपयोग किया जाता है तो यह एक बाधित चक्रीय डाइन से गुजरता है। यही कारण है कि यह ट्रिपल संवेदनशील डाइपीमेथेन पुनर्व्यवस्था से गुजरता है। इस अणु में अनिवार्य रूप से यह विशेष आकार है, जो कि यहां 6 सदस्यीय वलय के बोर्ड के साथ साइक्लोप्रोपाइल है, यहां 7 सदस्यीय वलय पुल से जुड़ा हुआ है, जो यहां यह विशेष पुल है।
यहाँ तंत्र दिखाया गया है। प्रारंभ में पाई स्टार उत्तेजना यहाँ एक डिराडिकल उत्पन्न करती है, जो एक 5 डिराडिकल के साथ साइक्लोप्रोपाइल व्युत्पन्न देने के लिए रिंग क्लोजिंग से गुजरती है। साइक्लोप्रोपाइल रिंग के एक 5 डिराडिकल को फिर से खोला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ दोहरे बंधन और एक 3 डिराडिकल का निर्माण होता है। यह अणु आपको इस विशेष अणु के समान कल्पना करने में सक्षम होना चाहिए। आप यहाँ कल्पना कर सकते हैं, यहाँ एक ब्रिजिंग रेडिकल है, जो यहाँ यह ब्रिजिंग रेडिकल है। अनिवार्य रूप से आपके पास ब्रिजिंग रेडिकल के साथ एक 2 3 4 5 6 7 सदस्यीय रिंग है। तो आप यहां से शुरू करते हैं, यह ब्रिजिंग रेडिकल के साथ एक 7 सदस्यीय रिंग है। यह एक 3 डिराडिकल है। यह रिंग क्लोजर से गुजरता है जो साइक्लोप्रोपाइल रिंग सिस्टम देता है। तो ठीक वही तंत्र जैसा कि पहले डाइपोमीथेन पुनर्व्यवस्था के लिए दिखाया गया था, सिवाय इसके कि यह एक प्रकार की बाधित चक्रीय प्रणाली में है जो पुनः समापन प्रतिक्रिया से गुजर रही है। सिंगलेट पाई से पाई स्टार उत्तेजना के तहत प्रत्यक्ष फोटोलिसिस के तहत उत्पाद के रूप में साइक्लोक्टेट टेट्राइन देने के लिए बेरिलीन अनिवार्य रूप से आइसोमेराइजेशन से गुजरता है। अब डाई रेडिकल तंत्र का प्रमाण अनिवार्य रूप से इस प्रयोग से आता है। यदि आप इस चक्रीय डायजो यौगिक को संवेदनशील स्थिति में लेते हैं, तो कोई अणु को निषेचित करता है, यह डाई रेडिकल उत्पन्न होता है। याद रखें, यह वही डाई रेडिकल है जो यह विशेष रूप से डाई रेडिकल है तंत्र में, और यह अनिवार्य रूप से साइक्लोप्रोपाइल बॉन्ड के दरार से बेरिलीन का उत्पादन करता है, ताकि यहां रेडिकल पुनर्संयोजन द्वारा इन 2 दोहरे बंधनों को दिया जा सके, या यह इस डिराडिकल को देने के लिए साइक्लोप्रोपाइल सिस्टम के इस विशेष कार्बन कार्बन बॉन्ड के दरार से गुजर सकता है, जो एक 3 डिराडिकल वही डिराडिकल है जो बेरिलीन फोटोलिसिस के मामले में भी उत्पन्न होता है। तो पता लगाने या तंत्र की यह डायजो यौगिक नाइट्रोजन और इस डाई रेडिकल को देने के लिए विघटित हो सकता है, और यह डाई रेडिकल अर्ध बुलबुलिन का उत्पादन कर सकता है, जो प्रत्यक्ष फोटोलिसिस से भी प्राप्त किया जाता है। इस अणु के संवेदनशील फोटोलिसिस से बेरिलिन देने के लिए स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह एक तंत्र है जो डाई रेडिकल मध्यवर्ती के लिए एक प्रमाण है। तो अणु का थर्मोलिसिस जो ग्राउंड स्टेट में उत्पन्न करता है, 100% बेरिलिन अनिवार्य रूप से उत्पादित होता है। यह शायद थर्मोलिसिस स्थिति के तहत एक डाई रेडिकल तंत्र से नहीं गुजर रहा है, यह तापमान पर निर्भर करता है, हम स्थिति नहीं जानते हैं। यह केवल बेरिलाइन का उत्पादन करता है। प्रत्यक्ष उत्तेजना क्रमशः लगभग 24% और 73% की अर्ध बल्वलाइन सीमा में बेरिलाइन के साथ साथ बुल्वेलिन का उत्पादन करती है, जबकि ट्रिपल संवेदनशील फोटो आइसोमेराइजेशन अनिवार्य रूप से नाइट्रोजन के नुकसान से 100% अर्ध बल्वलाइन का उत्पादन होता है। तो इसे अर्ध बल्वलाइन बनाने के लिए डिराडिकल के डिराडिकल और बाद में पुनर्व्यवस्था के गठन के लिए एक यंत्रवत प्रमाण के रूप में लिया जाता है, जो कि डायजो यौगिक का फोटो आइसोमेराइज उत्पाद है। यह बेंजोबेरिलीन का एक और उदाहरण है। बेंजोबेरिलीन ट्रिपल संवेदनशील पाई स्टार उत्तेजना से गुजरता है, जिसके परिणामस्वरूप डाइपीमीथेन पुनर्व्यवस्था का निर्माण होता है। डाइपीमीथेन पुनर्व्यवस्था प्रणाली को यहां बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, और यह विनाइल साइक्लोप्रोपेन को व्युत्पन्न के रूप में उत्पन्न करता है, जो बनता है। प्रत्यक्ष फोटोलिसिस इस विशेष मामले में उत्पाद के रूप में बेंच साइक्लोक्टेट्रेन का उत्पादन करता है। कार्बोनिल बॉन्ड डाइपीमीथेन पुनर्व्यवस्था प्रणाली का हिस्सा हो सकता है, जिस स्थिति में इसे ऑक्साइडिपीमीथेन पुनर्व्यवस्था कहा जाता है। ऑक्साइडिपीमीथेन पुनर्व्यवस्था में इस विशेष मामले में एक कार्बोनिल कार्यात्मक समूह और एक दोहरा बंधन शामिल है। प्रतिक्रिया इस अर्थ में अत्यधिक रेजिव सिलेक्टिव है कि यह इस विशेष मामले में केवल एक साइक्लोप्रोपाइल एल्डिहाइड का उत्पादन करती है। यहां इस विशेष अणु का उत्पादन करने वाले ऑक्स डाइपीमेथेन पुनर्व्यवस्था का एक और उदाहरण है। इसका तंत्र यहां बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। प्रारंभ में या तो कार्बोनिल का पाई पाई स्टार उत्तेजना या कार्बोनिल का एन पाई स्टार उत्तेजना इस विशेष परिवर्तन को प्रभावित कर सकता है। ऑक्स डाइपीमेथेन पुनर्व्यवस्था या तो पाई पाई स्टार या कार्बोनिल कार्यात्मक समूह की एन पाई स्टार अवस्था के उत्तेजना से आगे बढ़ती है, ताकि इस उत्तेजित अवस्था का उत्पादन किया जा सके, जिसे एक डिराडिकल प्रकार की उत्तेजित अवस्था माना जाता है। साइक्लोप्रोपाइल रिंग को बंद उत्पाद देने के लिए डिराडिकल उत्तेजित अवस्था रिंग के बंद होने से गुजरती है, जो कि यह उत्पाद है। इस विशेष मामले में एक 5 डिराडिकल देता है। एक 5 डायरेडिकल कार्बोनिल कार्यात्मक समूह और एक 3 डायरेडिकल को पुनः उत्पन्न करने वाले साइक्लोप्रोपाइल बॉन्ड के दरार से गुजरता है। एक 3 डायरेडिकल यह विशेष संरचना है। यह चक्रीय को वह 3 सदस्यीय वलय देने के लिए पुनर्संयोजन से गुजरता है, और यह वही उत्पाद है जो यहां दिखाई गई योजना में दिया गया है। तो यह एक तंत्र है जिसमें एक 5 डायरेडिकल और एक 3 डायरेडिकल आदि शामिल हैं, जिसकी जिमरमैन द्वारा प्रस्तावित करने के लिए जांच की गई थी। इसे डाइपीमीथेन पुनर्व्यवस्था का जिमरमैन तंत्र कहा जाता है। अब ओलेफिन अल्फा क्लीवेज या बीटा क्लीवेज से भी गुजर सकते हैं, जो ओलेफिनिक बॉन्ड से है, या तो अल्फा बॉन्ड जो कि यह कार्बन क्स बॉन्ड है,
या एक बीटा बॉन्ड जिसे हम उदाहरण के लिए थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, ये दो प्रक्रियाएं हैं जो हो सकती हैं। अब आइए पहले अल्फा दरार पर विचार करें। यह दरार नहीं है, यह अल्फा दरार है, यह अल्फा होना चाहिए। तो अल्फा दरार में अनिवार्य रूप से दो कक्षीय शामिल होते हैं। उत्तेजना पाई पाई स्टार उत्तेजना से मेल खाती है। हालांकि सीक्स बंधन वह है जो टूट रहा है। सीक्स बंधन वास्तव में दोहरे बंधन के पाई आणविक कक्षीय के लिए ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते हैं। तो हम इस पाई बंधन को उत्तेजित करने वाली ऊर्जा को इस बंधन में कैसे स्थानांतरित करते हैं ताकि इस बंधन को अलग किया जा सके। इसे उत्तेजित अवस्था में किसी प्रकार की मुड़ ज्यामिति प्राप्त करनी होती है। मुड़े हुए ज्यामिति में पाई बंधन और सिग्मा बंधन का मिश्रण हो सकता है जो इस डैश रेखा द्वारा इंगित किया जाता है। तो इस मामले में यह ऑर्थोगोनल, लेकिन इस मामले में यह ऑर्थोगोनल नहीं है। मोड़ के कारण इस विशेष CX बंधन के सिग्मा बॉन्ड सिग्मा स्टार ऑर्बिटल पर इस प ऑर्बिटल की भागीदारी है, जिसके परिणामस्वरूप इस अणु का आयनीकरण होगा। अल्फा दरार का एक उदाहरण यहां दिखाया गया है। यह ट्राइफेनाइल प्रतिस्थापित विनाइल ब्रोमाइड है। यह फोटोलाइटिक स्थिति में है। पाई पाई स्टार उत्तेजना के कारण CBr बंधन टूट जाता है, जो इस अणु के सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में ऊर्जा स्थानांतरित करता है। आयनीकरण के गठन के परिणामस्वरूप ब्रोमाइड आयन का उत्पादन होता है और यह कार्बोनियम विनाइल कार्बोनियम आयन का उत्पादन होता है। इससे संबंधित विनाइल ईथर का उत्पादन करने के लिए अल्कोहल द्वारा फंसाया जा सकता है या इसे फंसाया जा सकता है। यह ऑक्सीजन एकल जोड़ी द्वारा एक न्यूक्लियोफिलिक ट्रैपिंग है जो हो रहा है। यदि एक एसीटोनिट्राइल का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है तो साइनो कार्यात्मक समूह पर नाइट्रोजन एकल जोड़ी इसे उत्पन्न करने के लिए मध्यवर्ती धनायन को स्थानांतरित कर सकती है। मध्यवर्ती यह मध्यवर्ती इस सिस फिनाइल समूह पर इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन से गुजर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप आइसोक्विनोलिन अणु का निर्माण होता है, जो कि यह विशेष व्युत्पन्न है जो अंततः इस प्रतिक्रिया में बनता है। यह एक उदाहरण है। आइए हम बीटा क्लीवेज को देखें। अब यह पाई बॉन्ड है जो पाई पाई स्टार उत्तेजना से गुजर रहा है। यह पाई बॉन्ड के संबंध में अल्फा बॉन्ड है और यह पाई बॉन्ड के संबंध में बीटा बॉन्ड है। अब प्रत्यक्ष फोटोलिसिस पर पाई पाई स्टार आणविक कक्षीय उत्तेजित होता है और इसे इस विशेष मामले में सी ऑक्सीजन बंधन के सिग्मा कक्षीय में स्थानांतरित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक डिराडिकल का निर्माण होता है। यह डिराडिकल अनिवार्य रूप से एक कार्बोनिल अल्फा डिराडिकल है। आप संरचना को यहां एक रेडिकल केंद्र और यहां एक कार्बोनिल दोहरे बंधन के रूप में लिख सकते हैं। इस स्थिति में पुनर्संयोजन अनिवार्य रूप से इस विशेष मामले में अल्फा एसाइल साइक्लोहेक्सेनोन का उत्पादन करता है। यह एक और उदाहरण है जहां एक डायहाइड्रोफुरान व्युत्पन्न बीटा दरार से गुजर रहा है। तो यह अल्फा बॉन्ड है और यह बीटा बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। उदाहरण के लिए कार्बन ऑक्सीजन बंधन दरार के परिणाम स्वरूप इस एनोल रेडिकल प्रकार का निर्माण होता है। एनोल रेडिकल अनिवार्य रूप से यहां कार्बोनिल बॉन्ड उत्पन्न होने के साथ एक पुनर्संयोजन से गुजर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन का निर्माण होता है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन वह उत्पाद है जो इस विशेष मामले में बनता है। यह एक द्विमीथेन प्रणाली की तरह दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यह ऑक्सीजन एकल जोड़े इस प्रतिक्रिया में एक भूमिका निभाते हैं। पाई पाई स्टार उत्तेजना अनिवार्य रूप से बीटा दरार पैदा करती है, जो कि यह विशेष दरार है जिसके परिणाम स्वरूप एक डिराडिकल का निर्माण होता है। इस केंद्र में पुनर्संयोजन अनिवार्य रूप से इस बीटा गामा असंतृप्त कार्बोनिल कार्यात्मक समूह कार्बोनिल यौगिक को अंतिम अणु के रूप में उत्पन्न करता है। तो ये सभी अणु के बीटा दरार के उदाहरण हैं। अब हम महत्वपूर्ण 2+2 साइक्लोएडिशन अभिक्रिया पर चलते हैं। यह 2+2 साइक्लोएडिशन प्रतिक्रिया एक ठोस प्रतिक्रिया नहीं है, इसलिए हम इसे प्रकाश रसायन के तहत विचार कर रहे हैं, न कि पेरिसाइक्लिक प्रतिक्रिया के तहत। 2 ऑक्सीटेन अणु बनाने के लिए ओलेफिन से कार्बोनिल का 2 साइक्लोएडिशन है, जिसे पैटर्नोबुची प्रतिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीटेन 4 सदस्यीय ऑक्सीजन हेटेरो चक्र है, जिसे यहां दिखाया गया है। अब यह प्रतिक्रिया एक N से पाई स्टार उत्तेजना के माध्यम से आगे बढ़ सकती है। यह पी वास्तव में पी नहीं है, यह पाई है। कार्बोनिल क्रोमोफोर का N से पाई स्टार उत्तेजना वह है जो डाइपीमेथेन में शामिल है। क्षमा करें, डाइपीमेथेन नहीं, पैटर्नोबुची प्रतिक्रिया। इसमें या तो कार्बोनिल कार्यात्मक समूह की एक एकल उत्तेजित स्थिति या कार्बोनिल कार्यात्मक समूह की 3 गुना उत्तेजित स्थिति शामिल होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि हम एलिफैटिक कार्बोनिल या सुगंधित कार्बोनिल के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि सुगंधित कार्बोनिल कार्यात्मक समूह में एक अच्छा अंतर प्रणाली पार होता है, तो प्रतिक्रियाएं ट्रिपल अवस्था के माध्यम से आगे बढ़ सकती हैं, जबकि एलिफैटिक में इस तरह के कुशल इंटर सिस्टम क्रॉसिंग नहीं होते हैं, तो वे एन पाई स्टार स्टेट की एक एकल उत्तेजित स्थिति से गुजरेंगे। एन पाई तारा अवस्था में पाई बंधन कमजोर हो जाता है और CO बंधन का लंबा होना इसके गठन का कारण बन रहा है। तो यह एक पाई बॉन्ड है, पी बॉन्ड नहीं।
CO बॉन्ड के पाई बॉन्ड का लंबा होना अनिवार्य रूप से इसे प्रतिक्रियाशील बनाता है। यह 2 पाई साइक्लोएडिशन प्रतिक्रिया से गुजरता है। एक औपचारिक 2 पाई साइक्लोएडिशन प्रतिक्रिया। इस अभिक्रिया की खोज 1900 के दशक में पेटर्नो द्वारा की गई थी, लेकिन 1954 तक ऑक्सीजन की संरचना स्थापित नहीं हुई थी। तो संरचनात्मक श्रेय बुची को जाता है, प्रतिक्रिया की खोज वास्तव में पेटर्नो को जाती है। तो यही कारण है कि इसे पैटर्नो-बुची प्रतिक्रिया कहा जाता है। अब पटेरना-बुची प्रतिक्रिया केवल ओलेफिन तक ही सीमित नहीं है। एसिटिलीन एक साइक्लोऑक्सेटिन देने के लिए प्रतिक्रिया से गुजरते हैं। ऑक्सेटिन एक अत्यंत प्रतिक्रियाशील ओलेफिन है। यह फ्यूज्ड बाइसोक्सेटिन का उत्पादन करने के लिए कार्बोनिल कार्यात्मक समूह के एक अन्य अणु के साथ साइक्लोएडिशन प्रतिक्रिया से गुजरेगा, जो कि यह विशेष अणु है। एक उदाहरण के रूप में एलिन के मामले में फिर से 2 साइक्लोएडिशन प्रतिक्रियाएं संभव हैं, एक बार इस दोहरे बंधन के साथ और एक बार इस दोहरे बंधन के साथ। पहला साइक्लोएडिशन उत्पाद के रूप में एक्सोमेथिलीन ऑक्सेटिन का उत्पादन करता है। एक्सोमेथाइलिन ऑक्सेटिन 2 अलग अलग तरीकों से बेंजाल्डिहाइड के एक अन्य अणु के साथ साइक्लोएडिशन से गुजर सकता है। बाइसॉक्सेटिन के रिजियो आइसोमर्स का उत्पादन, जो इस विशेष मामले में एक स्पाइरोबिसॉक्सेटिन है। यह बाइसॉक्सेटिन का फ्यूज है और यह एक स्पाइरोबिसॉक्सेटिन है। 2 आइसोमर संभव हैं, दोनों आइसोमर इस प्रतिक्रिया में बनते हैं। अभिक्रिया का तंत्र क्या है? यह इस विशेष मामले में दिखाया गया है। यदि आप उदाहरण के लिए इस तरह के एक असममित ओलेफिन को लेते हैं, जहां एक कार्बन को जिम डाइमेथाइल समूह के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है, तो दूसरा कार्बन बिल्कुल भी प्रतिस्थापित नहीं होता है। मुख्य रूप से यह विशेष उत्पाद बनता है, जहां यह एक अत्यधिक स्टेरिक रूप से बाधित उत्पाद है, लेकिन फिर भी यह एक प्रमुख उत्पाद है। इसका कारण यह है कि जो डिराडिकल मध्यवर्ती बनता है वह डिराडिकल मध्यवर्ती में स्थिर होता है, जबकि अन्य रेजियो आइसोमर, जो कि यह रेजियो आइसोमर है, जो द्वि रेडिकल मध्यवर्ती है, जो यह विशेष मध्यवर्ती है, यह इस तरह से स्थिर मध्यवर्ती नहीं है। तो यह एक छोटी मात्रा में उत्पादित होता है, जबकि अणु की बड़ी मात्रा यहां दिखाए गए डाई रेडिकल से उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन वापस लेने वाले प्रतिस्थापन के साथ ओलेफिन के मामले में, जैसे कि डिसिनोएथिलीन में, जो एक सिस डिसिनोएथिलीन है, प्रतिक्रिया अंतिम टेस्ट या उत्तेजना के लिए आगे बढ़ती है। फिर भी यह प्रतिक्रिया अत्यधिक रूढ़िवादी है। सिस आइसोमर केवल ऑक्सेटिन के सिस आइसोमर का उत्पादन करता है। दूसरे शब्दों में, डिसिनो प्रतिस्थापित ऑक्सेटिन 2 साइनो समूह सभी एक दूसरे के संबंध में CIS संबंध में हैं, जैसे कि प्रारंभिक सामग्री में। यद्यपि अभिक्रिया एक डाई रेडिकल मध्यवर्ती के माध्यम से आगे बढ़ती है, सिस से ट्रांस तक आइसोमेराइजेशन नहीं होता है, शायद इसलिए कि डाई रेडिकल शमन इस विशेष मामले में कार्बन कार्बन बंधन घूर्णन प्रक्रिया की तुलना में बहुत तेज प्रतिक्रिया है। डाई रेडिकल मध्यवर्ती के लिए साक्ष्य इन प्रयोगों से आता है। यदि हम टेट्रामिथाइल एथिलीन को प्रारंभिक सामग्री के रूप में लेते हैं, तो जो डाई रेडिकल उत्पन्न होता है वह ऑक्सीटिन में जा सकता है, या जो डाई रेडिकल उत्पादित होता है वह इस डाई रेडिकल से इस विशेष रेडिकल केंद्र में हाइड्रोजन को स्थानांतरित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप यहां एक दोहरे बंधन और यहां एक संतृप्त कार्बन का निर्माण होता है। तो आप यहां देख सकते हैं, हाइड्रोजन को यहां से इस हाइड्रोजन परमाणु प्रवास में यहां से यहां स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एक 2 रेडिकल का निर्माण यहां दोहरे बंधन और यहां एक संतृप्त कार्बन का उत्पादन करेगा। वैकल्पिक रूप से इस मिथाइल समूह से हाइड्रोजन इस कट्टरपंथी केंद्र हाइड्रोजन परमाणु हस्तांतरण पर स्थानांतरित हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक दोहरे बंधन का निर्माण होता है। तो यह तथ्य कि यह विनाइल ईथर इस मामले में उपोत्पाद के रूप में बनते हैं, एक संकेत है कि यह एक द्विकट्टरपंथी मध्यस्थ के माध्यम से बना हो सकता है। एक अधिक विश्वसनीय प्रमाण इस वेटरनोबुची प्रतिक्रिया में सबस्ट्रेट के रूप में साइक्लोप्रोपाइल एथिलीन से आता है। जब साइक्लोप्रोपाइल एथिलीन को कीटोनिक घटक के रूप में बेंजोफेनोन के साथ प्रतिक्रिया दी जाती है, तो उत्पन्न होने वाले डाई रेडिकल में यह विशेष संरचना होती है, और यह एक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रेडिकल है। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रेडिकल में ब्यूटाइनिल रेडिकल देने के लिए रिंग ओपनिंग रिएक्शन से गुजरने की प्रवृत्ति होती है, जो यह विशेष रेडिकल है। साइक्लोप्रोपाइल भाग लाल रंग में दिया गया है, ताकि आप साइक्लोप्रोपाइल इकाई से आने वाली सभी संरचनाओं में 3 कार्बन इकाई को पहचान सकें। यह ऑक्सीटिन देने के लिए पुनर्संयोजन से गुजर सकता है, जो 65% उपज में बनता है। उत्पाद की मामूली मात्रा, जो कि यह विशेष उत्पाद है, जो एक 7 सदस्यीय ऑक्सीजन हेटेरोसाइक्लिक उत्पाद है, जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल रेडिकल के ब्यूटाइनिल रेडिकल के रिंग ओपनिंग से उत्पन्न होता है, जो कि यह विशेष रेडिकल है, जिसके परिणामस्वरूप 7 सदस्यीय रिंग का निर्माण होता है, जिसे पैटर्नोबुची प्रतिक्रिया के दौरान डिराडिकल मध्यवर्ती गठन के लिए एक यांत्रिक साक्ष्य के रूप में लिया जाता है। यहां फिर से पैटर्नोबुची प्रतिक्रियाएं अत्यधिक रेजिव सेलेक्टिव हैं, जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि क्या आपके पास ओलेफिन में एक इलेक्ट्रॉन वापस लेने वाला कार्यात्मक समूह है या एक इलेक्ट्रॉन दान करने वाला कार्यात्मक समूह है। इलेक्ट्रॉन वापस लेने वाला कार्यात्मक समूह ओलेफिन, कीटोन का डाइमेथाइल समूह और साइनो 1,3 संबंध में है, जबकि डाइमेथॉक्सी और ऑक्सीजन फिर से इस विशेष मामले में एक
तीन संबंध हैं। रेजियोकेमिकल रूप से प्रतिक्रिया को इस आधार पर समझाया जाता है कि यह एक चार्ज रेडिकल है जो इलेक्ट्रॉन वापस लेने के प्रतिस्थापन व्युत्पन्न के मामले में उत्पन्न होता है। यह यहाँ इस बंधन को बनाकर और इस दो रेडिकल का उत्पादन करके अन्य रेडिकल की तुलना में अधिक स्थिर रेडिकल है जो एक अस्थिर रेडिकल होगा। दूसरी ओर इलेक्ट्रॉन दान करने वाले प्रतिस्थापित ओलेफिन के साथ यह सबसे स्थिर डिराडिकल है जिसे बनाया जा सकता है और इसलिए रिजियो आइसोमर्स को स्थिर डिराडिकल के आधार पर समझाया जाता है जो पैटर्नोबुची प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ कीटोन की पैटर्नोबुची प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है जिसे यहाँ कार्बोनेट के साथ दिखाया गया है जो कि एथिलीन कार्बोनेट है। यह एथिलीन कार्बोनेट नहीं है, यह वास्तव में एसिटिलीन कार्बोनेट है। फोटोकेमिकल स्थिति के तहत प्रत्यक्ष फोटोलिसिस अनिवार्य रूप से एक 4 सदस्यीय वलय का निर्माण करता है जो ऑक्सीजन है। क्षारीय हाइड्रोलिसिस की स्थितियों के तहत यह अनिवार्य रूप से एक चीनी अणु का उत्पादन करता है क्योंकि इस विशेष प्रणाली में ऑक्सीजन की कार्यक्षमताओं की उपस्थिति होती है। अब अणु ऑक्सीटोसिन गठन से गुजरेगा या नहीं, यह कार्बोनिल कार्यात्मक समूह की ट्रिपल ऊर्जा पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एसीटोफेनोन की त्रिगुण ऊर्जा में नॉरबोर्निन की त्रिगुण ऊर्जा से अधिक होती है, जबकि बेंजोफेनोन की त्रिगुण ऊर्जा से कम या नॉरबोर्निन की त्रिगुण ऊर्जा के बराबर होती है। इसलिए जब एसीटोफेनोन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एसीटोफेनोन ट्रिपल ऊर्जा नारबोरिन ट्रिपल स्थिति की तुलना में बहुत अधिक स्थिति में होती है, तो ऊर्जा हस्तांतरण होता है और नारबोरिन की उत्तेजित स्थिति का उत्पादन होता है। एक बार जब नारबोरिन की उत्तेजित स्थिति बन जाती है तो एसीटोफेनोन की उत्तेजित स्थिति को बुझा दिया जाएगा। नारबोरिन की उत्तेजित अवस्था से यह अपने साथ 2+2 साइक्लोरेशन प्रतिक्रिया से गुजरता है जिससे बिसनारबोरिन का उत्पादन होता है जो 2+2 साइक्लोरेशन प्रक्रिया है, जो एक ट्रिपल प्रकार के मध्यवर्ती चरण से गुजरने वाली एक समेकित प्रक्रिया होगी। क्षमा करें कि ट्रिपल प्रकार की एक संक्रमण स्थिति वह है जिससे यह गुजरेगी, मध्यवर्ती चरण से नहीं, क्योंकि यह एक समेकित प्रक्रिया होगी। दूसरी ओर एसिड बेंजोफेनोन के साथ ट्रिपल सेंसिटाइजर के रूप में ऑक्सीटिन के गठन के अनुरूप 2+2 साइक्लोरेशन प्रतिक्रिया जो यहाँ दिखाई गई है वही होती है। तो एल्कीन के संबंध में कार्बोनिल कार्यात्मक समूह की ट्रिपल ऊर्जा स्थिति पर निर्भर करता है। कोई या तो एल्कीन 2+2 जोड़ या एल्कीन कार्बोनिल 2+2 जोड़ बना सकता है जो एक पैटर्न लोबुची प्रतिक्रिया है। तो यह उदाहरण अनिवार्य रूप से उस विशेष बिंदु को स्पष्ट करता है। इंट्रामोलिक्यूलर पैटर्न लोबुची प्रतिक्रिया के उदाहरण यहाँ दिखाए गए हैं। आप यहां देख सकते हैं कि ऑक्सीटिन बनने के मामले में लाल बंधन नए बने बंधन हैं। तो दो तरीके हैं जिनसे कोई इस संबंध में ऑक्सीटिन बना सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोहरे बंधन के संबंध में कार्बोनिल कैसे उन्मुख है। तो इस विशेष मामले में मिथाइल समूह और डाइमिथाइल संबंध में 1-3 है। तो अभिविन्यास है, यह एक कार्बोनिल अभिविन्यास है, यह ओलेफिन अभिविन्यास है। इस विशेष मामले में मिथाइल समूह और रत्न डाइमिथाइल समूह 1-2 स्थिति में है। तो यह एक कार्बोनिल अभिविन्यास है और यह एक मिथाइल ओलेफिन अभिविन्यास है। इस विशेष मामले में एक क्रिस क्रॉस अभिविन्यास दिया गया है। यहां अल्फा कीटो ईथर विनाइल ईथर का एक उदाहरण है जो एक पैटर्नोबुची प्रतिक्रिया, इंट्रामोलिकुलर पैटर्नोबुची प्रतिक्रिया से गुजर रहा है। वे सभी एकल उत्तेजना पाई से पाई स्टार उत्तेजना के माध्यम से सीधे उत्तेजना का उपयोग करके किए जाते हैं। इस तरह के फ्यूज बाइसॉक्सेटिन के गठन में जहां लाल बंधन नवगठित बंधन है, तो यह मूल रूप से कार्बोनिल कार्यात्मक समूह होना चाहिए था। यह साइक्लोएडिशन प्रतिक्रिया के दौरान इन दो लाल बंधनों को बनाने वाला दोहरा बंधन होना चाहिए था। यहाँ यह एक अच्छी ज्यामिति है जो इस प्रकार के अक्षीय प्रतिस्थापित कीटोन के कारण इस कार्बोनिल कार्यात्मक समूह और मिथिलीन कार्यात्मक समूह को निकटता में लाती है। तो इस विशेष संरचना में, जो इस विशेष कीटोन के लिए कुर्सी संरचना है, यह इस कार्बोनिल कार्यात्मक समूह को मिथाइलिन एक्सोमिथाइलिन के करीब लाएगा, जिसके परिणामस्वरूप ऑक्सीटिन का निर्माण होगा, जो एक अत्यधिक पॉलीसाइक्लिक प्रकार की प्रणाली है जो हमारे पास इस विशेष मामले में है। यहाँ एक अणु है जो इंट्रामोलिकुलर पैटर्नोबुची प्रतिक्रिया से गुजरने के लिए तैयार किया गया है। यह कार्बोनिल जो बेंजोफेनोन कार्बोनिल है, शुरू में 3 गुना उत्तेजना से गुजरेगा और इस अणु की श्रृंखला की लंबाई इस तरह से पर्याप्त है कि यह इस तरह के पैरासाइक्लोफेन व्युत्पन्न बनाने के लिए 2+2 साइक्लोएडिशन प्रतिक्रिया से गुजरेगा। तो मूल रूप से यह कार्बोनिल कार्यात्मक समूह था और यह टीथर समूह विनाइल समूह है। तो यह अणु बहुत अधिक डाइल्यूशन स्थिति के तहत एक आणविक 2+2 साइक्लोएडिशन प्रतिक्रिया अनिवार्य रूप से इस पैरासाइक्लोफेन इकाई का उत्पादन करती है जो यहां दिखाया गया है। तो जो हमने इस विशेष मॉड्यूल में देखा है, 2 प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं जो हमने देखी हैं।
दोनों प्रकाश रसायन विज्ञान में यंत्रवादी दृष्टिकोण के साथ साथ कुछ कृत्रिम पहलू के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं। एक पेंटा एक 4 डायन अणु का डायपीमेथेन पुनर्व्यवस्था है और यह उत्पाद के रूप में विनाइल साइक्लोप्रोपेन का उत्पादन करता है। दूसरा एक 2+2 साइक्लोरेशन रिएक्शन है। यह एक समेकित 2+2 साइक्लोरेशन प्रतिक्रिया नहीं है। यह एक डिराडिकल मध्यवर्ती और रेजियू सिलेक्टिविटीज के माध्यम से आगे बढ़ता है और स्थितिगत चयनात्मकताओं को डिराडिकल स्थिरता के माध्यम से समझाया जा सकता है। इसे पटेर्नोबुची प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। आपके दयालु ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।